ही ओके नहीं। ओके। हाँ हाँ, अभी अभी सर हो रहा है सर। हाँ 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 हाँ। तो तुम एक काम कर सकते हो, आप अच्छा ये बताओ, आप वाईफाई यूज करते हो क्या? हाँ यस सर। तो एक काम करना, आप आज का लेक्चर रिकॉर्ड करो और मेरे को सेंड कर देना। ठीक है, क्योंकि मेरे में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। ओके सर। ओके सर, एक्चुअली कैसे सेंड करूँ सर रिकॉर्डिंग करके? अरे आप मेरे को क्या नाम है, व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। ये दिखेगी कहाँ से, ये मैं आपको बता दूंगा, कहाँ जाके आपको ये निकालनी पड़ेगी। ओके ओके सर। आपको ये गूगल क्रोम पे जाके, ये क्लाउड में जाके सेव हो जाती है बहुत बार। सर मेरे तो क्लाउड ऑप्शन नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊंगा ना, क्रोम पे जाके सीधा जूम पे लॉगिन करना पड़ता है, ऐप में लॉगिन नहीं करना है। वो अपने अच्छा। आप दिखा देता है। ओके ओके। ओके चलिए ठीक है, आई होप कि रिकॉर्डिंग हो जाए इसमें और कुछ नहीं, क्योंकि वरना ये पूरा लेक्चर वेस्ट हो जाएगा इस। ठीक है चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा यूपीएससी सी सेट एंड इकोनॉमिक्स बैच चल रहा है, जिसमें कि हम इकोनॉमिक्स में आज लेक्चर नंबर 16 पढ़ेंगे और इन्फ्लेशन चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। इसके अंदर हम रमेश सिंह बुक फॉलो कर रहे हैं। और इफ अगर आपको ये बैच लाइव अटेंड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। और इफ आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट आपका मैं रिजोल्व कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद यू। ओके। स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। ओके ओके। चलिए ठीक है, कल मैंने आपको डब्ल्यूपीआई के बारे में बता दिया था कि डब्ल्यूपीआई क्या है क्या नहीं है। नाउ वी आर मूविंग टू द अनदर टॉपिक, दैट इज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर सीपीआई जिसको बोलते हैं, है कि नहीं? यानी कि जो कि एक कंज्यूमर को, यानी कि कंज्यूमर क्या, जो एक कॉमन पीपल है, यानी कि हम जो हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं उसके बेसिस पे एक इंडेक्स निकाला जा रहा है, जिसके थ्रू क्या करी जा रही है, चीजों को कैलकुलेट करा जा रहा है अलग अलग वे में। मतलब अलग अलग इन द सेंस कि जस्ट लाइक जैसे किसी भी चीज का एक प्राइस सेट करने में, जिससे कि एक पीपल का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बेहतर वे में हो सके, यानी कि सोसाइटल लेवल पे भी, इकोनॉमिक लेवल पे भी। अब क्या होता है कि सर, क्या सिर्फ सीपीआई निकाल के एक ही चीज हम कैलकुलेट, मतलब ये जो सीपीआई है ये क्या क्या चीज है और बताते हैं। मतलब ठीक है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है कि जो कि हम कंज्यूमर लेवल पे निकाल रहे हैं, जो एक मतलब जस्ट लाइक जैसे कि कुछ भी कोई एक पर्सन बाय करता है तो उसमें कितना प्राइस रखना है, कितना नहीं देना है। जस्ट लाइक कोई एक लेबर है, उसको गवर्नमेंट इतने रुपए डिसाइड कर लेती है, लेट से कि वो उसको 450 रुपीज दे रही है पर डे। तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि ये पर डे 450 ही आएगा? तो वो हमने सीपीआई निकाला। लेकिन अब सीपीआई के अंदर भी तो सर कैटेगरी होंगी ना, क्योंकि हम अलग अलग चीज का अलग अलग प्राइस तय कर रहे हैं। एक जस्ट लाइक जैसे डीएनएस अलाउंसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का कितना होगा, तो यानी कि हमें सीपीआई अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग निकालना पड़ता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, सीपीआई इज अ मेजर, इट मेजर्स प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेल बायर। ये किसके द्वारा रिलीज करा जाता है सर? ये एनएसओ के द्वारा रिलीज करा जाता है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा रिलीज करा जाता है। ये बेसिकली कैलकुलेट करता है कि डिफरेंस जो भी एक प्राइस है कमोडिटीज में, मतलब एक से कपड़ा 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 फैली और बाना पापा। प्लीज एक बार माइक ऑफ। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम
कि एक डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस किसका? डिफरेंस ऑफ प्राइस एंड किसका? वो कमोडिटीज एंड सर्विसेज का। कि कमोडिटीज कितने रुपए की है, यानी कि जो एक प्रोडक्ट वगैरह है, और सर्विस जो आपको मिल जा रही है एक तरीके से दुकान पे जाके आप ले रहे हैं किसी भी एक शॉप पे। तो कुल मिला के एक प्राइस चेंज देखता है। लेकिन कैसे देखता है, क्या नहीं देखता है, वो मैं आपको बताता हूँ। और उसकी कितनी कैटेगरी है कितनी नहीं है, वो चीजें अब हम जानते हैं। बेसिकली जो सीपीआई है वो चार मतलब फोर टाइप्स में डिवाइड करा जाता है। सीपीआई इज डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स। फोर टाइप्स में कौन से, पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ सर। सीपीआई आई डब्ल्यू करके आता है, ये एक, ये क्या है इसकी फुल फॉर्म भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, एक मिनट में लिख देता हूँ। सीपीआई एएल, आई डब्ल्यू का मतलब है इंडस्ट्रियल वर्कर, एएल का मतलब है एग्रीकल्चरल लेबरर। आपने देखा होगा एमएसपी वगैरह ये सारी चीजें कैलकुलेट वगैरह करी जाती हैं कि कितना रखा जाएगा कितना नहीं, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। एक आता है सीपीआई आरएल, आरएल यानी कि रूरल लेबर। और एक आता है आपका सीपीआई रूरल, अर्बन और कंबाइन, इन तीनों जगहों में। ओके, तो ये बेसिकली है क्या क्या नहीं है वो चीजें बताता हूँ। लेकिन एक हल्की सी ये चीज जान लो कि ऊपर वाले जो तीन चीजें हैं, जस्ट लाइक जैसे ये सीपीआई आई डब्ल्यू एल, यानी कि आई डब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबरर, रूरल लेबरर, इनको बताया जाता है किसके द्वारा? लेबर ब्यूरो के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आती है। लेबर ब्यूरो के द्वारा, एलबी करके लिख देता हूँ, लेबर ब्यूरो के द्वारा ये इंडेक्स निकाले जाते हैं। और जो लास्ट वाला इंडेक्स है ये निकाला जाता है किसके द्वारा? एनएसओ के द्वारा, जो कि किसके अंदर आता है, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंदर में, कौन सी मिनिस्ट्री? मोस्पी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और बाकी जो ये अबव तीन हैं ये निकाले जाते हैं लेबर ब्यूरो, जो कि किसके अंदर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में। अब ये बेसिकली ये चारों इंडेक्स है क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये चारों इंडेक्स क्या क्या बताते हैं क्या क्या नहीं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सीपीआई आई डब्ल्यू है, सीपीआई आई डब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर वाला। सीपीआई आई डब्ल्यू बेसिकली ये इस चीज के अंदर क्या है, ये एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इंडस्ट्रियल वर्कर का, जिसके अंदर में 260 आइटम्स को देखा जाता है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो मतलब आप खुद ये देखो, जैसे हम कोई कंपनी है, या मतलब कंपनी इन द सेंस या कुछ भी है सच, तो वो उनको डीए देता है, डीएनएस अलाउंसेस। मैंने कल आपको एक बार और बताया था कि डीएनएस अलाउंसेस मिलते हैं एक साल में 2 बार। ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि कौन से पे कमीशन की आपकी सैलरी है, ये डिपेंड करता है सैलरी। जैसे किसी की एक बेसिक पे 4600 होती है तो उसके अकॉर्डिंग उसका डीएनएस अलाउंसेस होगा। किसी की 3000 बेसिक पे होती है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग उसका डीएनएस अलाउंसेस मिलता है। मतलब ऐसे समझ लो ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के लिए, गवर्नमेंट वगैरह के द्वारा, जिस टाइम पे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो जाते हैं। ठीक है। जिस टाइम आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं तो आपको डीएनएस अलाउंसेस मिलते हैं फॉर एक्स्ट्रा थिंग्स। जस्ट लाइक जैसा कल भी मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन को टैकल डाउन करने के लिए ये वैसे डीएनएस अलाउंसेस दिया जाता है। तो अब कितना दिया जाएगा, वो ये चीज कैलकुलेट किसके द्वारा करी जाती है? सीपीआई आईडब्ल्यू के द्वारा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो है इसका बेस ईयर है क्या सर? इसका बेस ईयर यानी कि मान लीजिए कि हमको मतलब कैलकुलेट करना है डीएनएस अलाउंस, डीएनएस अलाउंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि एक बेस ईयर आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसको आप ये देख सके कि इतना इन्फ्लेशन मार्केट में आया है और हमको इतना डीएनएस अलाउंस रखना है। मैंने बेस ईयर भी बताया ना, बेस ईयर कैसे? क्यों, मान लीजिए कि कल 100 रुपए की चॉकलेट थी, आज 200 की हो गई है, तो ये कितना चेंज आया है? 100 का है, मेरे को सीधा पता चल गया। लेकिन अब मैं इंडस्ट्रियल वर्कर का सीपीआई निकाल रहा हूं तो मेरे को ये तो पता होना चाहिए कि मेरे को बेस ईयर कितना रखना है, ताकि मेरे को उससे एक अंदाजा हो जाए कि हाँ उस टाइम पे ये चीज इतने की मिलती थी। तो इसका जो बेस ईयर रहता है वो कितना? 2001 रहता है। इसको चेंज करने की भी बातें चलती हैं कि 2001 में तो चीजें बहुत ज्यादा मतलब कम पैसे में मिलती थी ये सब करके, और अभी हम वहां से 23-24 साल आगे आ गए हैं, तो आपको यू शुड चेंज द बेस ईयर। ठीक। बट अभी के लिए इतना ध्यान रखना कि 2001 को एज अ बेस ईयर लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग चीजों को कैलकुलेट करा जाता है। और इससे पहले जो बेस ईयर हुआ करता था वो बेस ईयर कौन सा हुआ करता था? 1958 टू 59। यानी कि तो आप समझ सकते हैं कि डीएनएस अलाउंसेस में ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे 1958-59 को एज अ बेस ईयर रखा गया होगा, तो आप समझ सकते हैं उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रही होगी। ठीक है।
तो उसके अकॉर्डिंग चीजें आज जो है, मतलब मान लीजिए कि पहले 1 रुपीज पर केजी वो मिलता था, क्या नाम है, शुगर वगैरह, आज उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप 1958 1958 59 के बेस ईयर को आप कर रहे थे, बाद में आपने 2001 करा, तो 2001 जो है वो भी बहुत पुराना हो गया। तो इसलिए कई बार थोड़ी बहुत ऊपर नीचे दिक्कत भी आ जाती है, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को करना तो चाहिए, है कि नहीं। तो इसको चीजें को आप ध्यान रखना, ये बेसिकली ये किस तरीके से, कैसे और कब निकाला जाता है। ओके। और ये बेसिकली अगर देख लिया जाए तो 1 मंथ के मतलब 1 मंथ के पीरियड पे निकलता रहता है हर एक महीने में। चलिए ठीक है। एक और इसके अलावा क्या आ जाता है इसके अलावा आता है आपका क्या, CPI AL। CPI AL क्या होता होगा, मैंने आपको अभी बताया, लेबर एग्रीकल्चर लेबर। तो ये एग्रीकल्चर लेबर में क्या चीज हम कैलकुलेट करते होंगे, बताओ एनीवन, अगर किसी को कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि ये किस चीज के लिए यूज करा जाता है, एग्रीकल्चर लेबर वाला CPI AL, इससे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, जल्दी से बताओ। ये जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो टाइप कर सकते हैं जल्दी से। साइड ऑन कर देता हूँ कि मतलब चलो ठीक है, DNS अलाउंसेस वगैरह के लिए तय भी होता है, मतलब इसको करा जाता है, बट इसके अलावा जस्ट लाइक जैसे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं किसमें, फैक्ट्रीज में, माइंस में, प्लांटेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्लांटेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं, पोर्ट में काम कर रहे हैं, रेलवेज में काम कर रहे हैं, तो इन सबको ध्यान रखा जाता है। तो कुल मिला के एक टारगेट करा जाता है एक एवरेज फैमिली को, कि किसी एक एवरेज फैमिली की कितनी इनकम होती है, नहीं होती है। तो जितने भी ये इन सारे सेक्टर्स में काम कर रहे होते हैं, रेलवेज में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, तो ये उनको एक तरीके से ऑब्जर्व करा जाता है, और फिर क्या करा जाता है, मेजर करा जाता है, ऑल्ट्रेशन ओवर अ टाइम पीरियड ऑन द प्राइसेस ऑफ अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूटिलाइज्ड बाय इंडस्ट्रियल वर्कर। एग्रीकल्चर लेबर के अंदर में बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, ये मिनिमम वेजेस को CPI AL एक मिनिमम वेजेस कितने होंगे, किसके, एक एग्रीकल्चर लेबर के, जो कि कहाँ काम कर रहा है, जो ऑन फील्ड काम कर रहा है, फील्ड में जाके काम कर रहा है। ठीक है, फील्ड में जाके काम कर रहा है, फील्ड में जाके काम कर रहा है, तो उसका एक मिनिमम जो वेज रहेगा वो कितना रहेगा, वो कौन किसके बेसिस पे डिसाइड होगा, CPI AL। अब सबका फॉर्मूला अलग अलग है, कैसे कैसे क्या है क्या नहीं। अब आपको तो कैलकुलेट करना नहीं है, क्या कभी आप बोलोगे सर इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, ये वो, अब आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कराता है मेंस में कि हाँ आप मेरे को निकाल के बताओ कि कितना होगा, वो तो एक पूरा डाटा आता है ना, डाटा के अकॉर्डिंग सारी चीजों को देखा जाता है। ओके। तो अब डाटा को पूरा रिव्यू करा जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग उन चीजों को ऑब्जर्व करा जाएगा कि हाँ भाई कितना कैसे क्या चीज चल रहा है, तो ये रेगुलर वेजेस को लाने के लिए करा जाता है। चलिए ठीक है। और इफ अगर आगे देखा जाए तो आगे इसके अंदर और क्या चीज आपको मतलब बेसिकली याद रखनी चाहिए, इसमें ये ध्यान रख लेना कि इसका जो बेस ईयर है सर वो कितना चल रहा है, तो इसका जो बेस ईयर है वो 1986 87 चल रहा है। अब आप खुद देख लो यार, 86 और 87 को ध्यान में रख के किसी एक पर्सन की वेज को कैलकुलेट करा जाएगा तो कितना कम वेज मिल रहा होगा। यार 86 87 में जो हमारी इकोनॉमी थी वो किस हालत में थी, और आज हम 2024 में हैं, और आप 1986 और 87 के, यार ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे जो चीजें थी वो सस्ती थी आज के कंपैरिजन में, और आप उसी के हिसाब से उसको पर डे वेज दे देते हैं, मान लीजिए कि 200 रुपये पर डे दे देते हैं आज के टाइम में।
आपने किस चीज को देख के डिसाइड करा, 1986 और 87 की को देख के? भाई आज का देखो ना तुम, आज कितना चल रहा है। लेकिन हम अभी भी उसी रेट पे चीजों को दे रहे हैं, तो इसमें भी एक कंट्रोवर्सी वगैरह चलती रहती है कि ये बेस ईयर हमें चेंज करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, 86 87 कितना ज्यादा पुराना हो गया है, और उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को देख के किसी की एक वेज को तय करेंगे एग्रीकल्चर में, तो ऑब्वियसली बात है उसको वो सारी चीजें सही नहीं है। तो 86 और 87 का आज भी क्या चल रहा है, इसका बेस ईयर चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, ये रूरल लेवल पे जो लेबर हो जाती है, जस्ट लाइक CPI RL, यानी कि वो तो एक एग्रीकल्चर लेबर हो गया, ठीक है, जो खेती वगैरह इन सब चीजों को लेके जो काम कर रहा है, एक रूरल लेवल पे हो गया। इसका भी बेसिकली वही वेज कैलकुलेट करने के लिए लाया जाता है। ये इसका जो बेस ईयर है वो 1983 है। 1983 इसका एक बेस ईयर है, ठीक। लेकिन अगर देखा जाए तो जो स्टार्टिंग में मतलब ये मंथली अगर देखा जाए तो ये 1983 एज द बेस ईयर, ये इसका जो डाटा था वो कलेक्ट करा जाता है लगभग 600 विलेज का मंथली फ्रिक्वेंसी में, ठीक है, यानी कि हर एक मंथ में इसका डाटा को कैलकुलेट करा जाता है बेसिकली। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो रूरल लेबर होती है वो कई बार एग्रीकल्चर वाले में काम कर लेती है, और कई बार उसको काम भी नहीं मिलता, मतलब कई बार चीजें ओवरलैपिंग वाली सिचुएशन आ जाती है। तो जिस टाइम पे ओवरलैपिंग वाली सिचुएशन आ जाती है तो गवर्नमेंट सोचती है, मतलब तो मतलब ओवरलैपिंग वाली सिचुएशन कैसे आ गई कि सर ये जरूरी थोड़ी है कि एक जो पर्सन है, जो एक लेबर है, जो एक लेबर है वो सिर्फ मतलब एक ही सेक्टर में काम करो, उसको तो जहां काम मिलेगा ना वो वहीं पे ही काम करेगा। ये नहीं कि आप डिफरेंशिएट कर दो, नहीं तुम खेती का काम करने वाले हो, तुम एग्रीकल्चर में काम करोगे, तुम एग्रीकल्चर वाले लेबर हो, ऐसा तो नहीं होता। अब मान लीजिए एग्रीकल्चर में वर्क ही नहीं मिल रहा है, तो वो किसी और दूसरी जगह जाके काम नहीं करेगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट के द्वारा इस इंडेक्स को निकालने का जो आइडिया था वो ड्रॉप कर दिया गया था 2001 और 2002 के बीच में, क्योंकि देर इज सम ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग जैसे सिचुएशन आ रही थी। ओके, तो जिसकी वजह से ये आइडिया उनको ड्रॉप करना पड़ा, तो इसलिए वो इस पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। ओके, तो इसको ध्यान रख लेना, ये क्या है बेसिकली। और इसके अलावा आपको मैंने एक और बताया था, जल्दी से बताओ फोर्थ वाला क्या था? एनीवन, किसी को ध्यान है फोर्थ वाला क्या बताया था? CPI कंबाइंड करके बताया था ना, कंबाइंड। कंबाइंड इन द सेंस कि दोनों, कौन कौन सी, रूरल और अर्बन लेबर, दोनों उसमें आप कैलकुलेट कर रहे हैं। आप उसमें रूलर और ये दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं। आप अगर देखा जाए तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, CPI UNME करके, UNME करके, यानी कि इसका मतलब क्या है, अर्बन नॉन मैनुअल, अर्बन नॉन मैनुअल, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। बेसिकली इसमें क्या है, इसका जो बेस ईयर है पहले मैं वो बता देता हूँ। इसका बेस ईयर है 1984 टू 85 का, इसका एक बेस ईयर है। और अगर इसमें देखा जाए तो ये बेसिकली जस्ट लाइक जैसे ये डियरनेस अलाउंसेस कैलकुलेट करने के लिए लाया जाता है, कौन से किन के लिए, जो फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ वर्क कर रही हैं, जो अर्बन वाले ऐसा समझ लो ये जो है, ये अर्बन लेबर के लिए, एक इंसान अर्बन लेबर ही तो है जो अर्बन में काम कर रहा है, बस ये कि वो थोड़ा शहर में काम कर रहा है। तो फॉरेन कंपनीज के कैलकुलेट करने के लिए डीएनएस अलाउंसेस के लिए ये लाया जाता है बेसिकली, जैसे कि एयरलाइंस काम कर रही हैं, ठीक है, एयरलाइंस वर्क कर रही हैं, एयरलाइंस के साथ साथ मान लेते हैं कम्युनिकेशन वाली चीजें वर्क कर रही हैं, बैंकिंग जैसी चीजें वर्क कर रही हैं। बैंकिंग के अलावा अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सी और ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं साथ में, कि सर
बैंकिंग हो गया, एयरलाइंस हो गया, एम्बेसीज हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए। तो ये जो सारी चीजें हैं वो काम कर रही हैं, तो उनके लिए भी तो डीएनएस अलाउंसेस ये कैलकुलेट करते होंगे। तो कैसे करते हैं, तो अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज करके सीपीआई इंडेक्स निकाला जाता है, जिसका बेस ईयर है 1984 टू 85। तो इसको आप लोग ध्यान रखना कि बेसिकली ये क्या है क्या नहीं है। तो हमने डब्ल्यूपीआई और सीपीआई को फिनिश कर लिया है। कौन किस किस का क्या बेस ईयर है, प्लस किस इंडेक्स को कौन जारी करता है, ये मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी है। ओके। तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा, और आपको इन सब का रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन क्यों करना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बना है। 2010 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, बहुत इजी था। तो ये आपको पता होना चाहिए। और हल्का सा एक डिफरेंशिएशन, और अगर कुछ और बताना चाहूँ तो इसमें आप ये ध्यान रख लेना, हल्का सा डिफरेंशिएशन। एक टेबल सा बना देता हूँ, उसमें लिख देता हूँ ऐसे, डब्ल्यू पी आई, सी पी आई, डब लाइन भी सीधी नहीं आई है। ओके। ये बेसिकली क्या होता है, जो डब्ल्यू है वो एक प्रोड्यूसर लेवल पे चीजों को कैलकुलेट करता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्राइस पता चलता है। हमने बताया नहीं था कि एक तरीके से ये होलसेल लेवल पे आपका प्राइस बता रहा है। ये क्या बता रहा है, ये कंज्यूमर लेवल पे प्राइस का चेंज देखता है कि कंज्यूमर क्या उस चीज को एड मतलब खरीदने में समर्थ है कि नहीं है, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। ये एक प्रोड्यूसर लेवल पे हो गया। ठीक है, एक जब प्रोडक्शन होके मार्केट में जिस टाइम पे प्रोडक्ट आने वाला होता है, उससे पहले अलग अलग शहरों में पहुंचाया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, तो ये प्रोड्यूसर लेवल पे ये डब्ल्यूपीआई कैप्चर नहीं कर पाता है चेंजेस प्राइसेस ऑफ सर्विसेज में, यानी कि सर्विसेज के सर्विसेज प्राइस चेंज ये कैलकुलेट नहीं कर पाता है, जबकि सीपीआई कर लेता है, सीपीआई डज। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। डब्ल्यूपीआई में मोर वेटेज किसको दिया गया है, मोर वेटेज, MORE, मोर वेटेज, WEIGH, वेटेज किसको दिया गया है, मोर वेटेज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को। MG लिख देता हूँ क्योंकि शॉर्ट फॉर्म ही आ पाएगी यहाँ पे, पूरा लिखूंगा तो नहीं आ पाएगा। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, ये जो डब्ल्यूपीआई है सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज को देता है डब्ल्यूपीआई निकलते समय, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, जो भी मार्केट में आने ही वाले हैं। सीपीआई जो है ये ज्यादा किसको देता है, प्रिविलेज, मतलब प्रिविलेज इन द सेंस ये सारी चीजें, मैक्सिमम वेटेज फूड आइटम्स को दिया जाता है, किसके अंदर में, सीपीआई के अंदर में जो मैक्सिमम है वो किस पे दिया जाता है, ये बेसिकली फूड आइटम्स को दिया जाता है। तो इसको आप ये ध्यान रख लेना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और 2010 में क्वेश्चन भी बना है इस पे, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान रख लेना कि इफ अगर सर कंट्री में इन्फ्लेशन है, अभी हम बैंकिंग वाले टर्म्स में देखेंगे चीजों को, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ कुछ एक्स्ट्रा चीज क्या, कि जिस टाइम पे सर कंट्री के अंदर में इन्फ्लेशन चल रहा है, यानी कि महंगाई चल रही है, तो आरबीआई जो है वो अलग अलग एक्शन लेता है कि वो रेपो रेट कर दिया। ये बेसिकली ये कैसे करता है क्या नहीं करता है वो अभी हम आगे जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ हल्का सा ओवरव्यू रख लो कि आरबीआई जो है, वो इन्फ्लेशन टैकल डाउन करता है अपने रेपो रेट से। ठीक है, आपने देखा होगा कि रेपो रेट घटता बढ़ता ये सारी चीजें रहती है। लेकिन सर वो उसको कैसे अंदाजा होता है कि मार्केट में इतने परसेंट का इन्फ्लेशन आया है? तो ध्यान रख लेना, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो आरबीआई जो है वो क्या करता है, वो किस पे देखता है अपना एक मतलब इन्फ्लेशन कितना हुआ कितना नहीं है, वो सीपीआई पे देखता है, सीपीआई को देखता है वो। आरबीआई जो है सीपीआई को देखता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो सीपीआई का डाटा यूज करती है इन्फ्लेशन को
कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, डब्ल्यूपीआई को देखेगी तो वो तो होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन आ जाएगा, हमें तो कंज्यूमर लेवल पे देखना है ना, क्या एक जो आम नागरिक है वो इन सब चीजों को गैदर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मतलब एक तरीके से चीजें अच्छी तरीके से खरीद पा रहा है अपने लिए या नहीं कर पा रहा है, वो सारी चीजें। ठीक, तो आरबीआई क्या करता है, सीपीआई के डाटा को यूज करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये आप लोग ध्यान रखना। ओके। अरे यार, योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। ओके, आवाज आ रही है ना मेरी? यस यार सर, ये इट्स मीटिंग का कमिंग कुछ, सर, क्लियर सर। यार ये मीटिंग का टाइम लिमिट आ गया, कुछ पता नहीं है क्या दिखा रहा है ये। 10 मिनट्स में मीटिंग एंड हो जाएगी अपने आप, ये क्या हो रहा है? ये कुछ अलग ही चल रहा है आज। इसका कुछ सॉल्यूशन लाना पड़ेगा लग रहा है। सर मेरे को अगर तो सुनो, रिकॉर्ड हो अगर रहा है सर। रिकॉर्ड हो रहा है ना, नहीं मेरे को मैसेज शो कर रहा है ये। अच्छा एक काम करना, अगर ये बीच में मीटिंग एंड हो जाए ना तो कोई हाँ। दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे खुद आज का इशू समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन मीटिंग एंड हो जाए तो मेरे को मैसेज कर देना, क्योंकि फिर जूम पे तो दिखेगा नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मेरे को मैसेज आ जाएगा। ओके सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, आगे चीजों को देखते हैं। ये चीजें वैसे कोई पूछता नहीं है, मैं एक ही साथ लिख के बता देता हूँ कि पीपीआई, एचपीआई, ये क्या होता है, ये छोटी मोटी चीजें हैं थोड़ी बहुत, ऐसा इतना इन पे ध्यान तो देना नहीं है। पीपीआई का मतलब होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। पीआई का मतलब प्राइस इंडेक्स, ध्यान रखना। एचपीआई हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। एसपीआई यानी कि सर्विसेज प्राइस इंडेक्स, पीआई का मतलब प्राइस इंडेक्स सर्विसेज। सर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बेसिकली ये क्या है, ये एक मेजर करता है इन्फ्लेशन का कंपैरिजन करके डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई का कंपैरिजन करके, और चीजों को फिर बताता है कि किस तरीके से एक प्रोड्यूसर लेवल पे प्राइसेस में चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है। सिंपल इतना सा ध्यान रख लोगे, और ज्यादा ऐसा इतना कुछ ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं है। ओके, वाइट टर्म ऑफ रेफरेंस विच इंक्लूड द फॉलोइंग इशू रिलेटेड टू। ओके, इसमें जो पीपीआई है वो मेजर करता है प्राइस चेंज प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव से, जबकि जो सीपीआई है वो कैलकुलेट करता है कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, और डब्ल्यूपीआई जो है वो होलसेल यानी कि मंडीज के पर्सपेक्टिव से। मतलब कुल मिला के ये हो गया, ये जो पीपीआई है ये खासकर किसको तवज्जो देता है, किसको इंपॉर्टेंस देता है, ये प्रोड्यूसर को, क्यों प्रोड्यूसर के लेवल पे किस हिसाब से चल रहा है। सीपीआई आपको पता है कंज्यूमर के लेवल पे, डब्ल्यूपीआई आपको पता है मंडीज यानी कि होलसेल लेवल पे, मंडी बोलते हैं ना होलसेल, जहाँ पे चीजें चलती हैं। तो इतना सा हल्का सा ही ध्यान रख लेना। और जो ये होलसेलर, मतलब अगर देखा जाए तो होलसेलर जो है वो चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा कई बार रिटेलर से, है कि नहीं। होलसेल में सामान सस्ता मिलता है, रिटेलर को ज्यादा महंगा बेचते हैं, और रिटेलर क्या करते हैं कंज्यूमर से एक्स्ट्रा लेते हैं, ऑब्वियसली बात है। जो एक होलसेलर होलसेलर से रिटेलर सामान लेके आया है कुछ भी, तो एज सच वो भी एक्स्ट्रा में बेचेगा ना, ताकि उसको भी प्रॉफिट हो। तो यानी कि एक पूरी साइकिल है, होलसेलर रिटेलर को मैक्सिमम मतलब ज्यादा प्राइस में बेचता है, रिटेलर फिर कंज्यूमर को उससे ज्यादा प्राइस में बेचता है, क्योंकि एट लास्ट प्रॉफिट चाहिए ना। अब जितने में रिटेलर उस होलसेलर से खरीद के लेकर आ रहा है उतने में तो वो कंज्यूमर को नहीं देगा ना, तो बीच में तो इसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक लेवल पे प्राइस बढ़ता रहता है, बिकॉज ऑफ क्या है कि सामने वाले को भी तो प्रॉफिट कमाना है ना, सामने वाले पर्सन को भी कमाना है, वरना वो क्यों लेके आएगा, आप कोई काम क्यों करोगे, आप रिटेलर का काम क्यों करोगे जब आपको बेनिफिट ही नहीं होगा। ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, फ्री में तो कोई सेवा करना नहीं चाहेगा, है कि नहीं इतने। अगर फ्री में करने लगे तो लोगों को खाने पीने की दिक्कतें आ जाएंगी। ओके, तो इसको ध्यान रख लेना। तो अब फिर क्या होता है कि ये जो पीपीआई है वो एक ओनली एक बेसिक प्राइस है जो कि यूज करा जाता है, आर यूज्ड व्हाइल टैक्सेस ट्रेड मार्जिन एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड। मतलब एक बेसिक प्राइस यूज करा जाता है किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, इन सब चीजों को हटा के कि ये टैक्स कितना लग रहा है, ये सारी चीजों को अगर हटा देते हैं तो एक बेसिक प्राइस कितना रहना चाहिए वो एक कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो वो पीपीआई आप कैलकुलेट करते हैं, और ये किसके द्वारा निकाला जाता है,
लेबर स्टैटिक्स के द्वारा, यानी कि ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स के द्वारा देखा जाए तो इसको हल्का सा ध्यान रख लेना। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स ये लॉन्च करा गया था 2007 में, लॉन्च करा गया था ये 2007 के अंदर में, 2007 के अंदर में इसको लॉन्च कर दिया गया था। क्या कहाँ पे, मुंबई के अंदर में लॉन्च करा गया था ये बेसिकली। ये इंडियन होम लोन्स रेगुलेटर के द्वारा करा गया था, यानी कि कौन है हमारे यहाँ पे जो होम लोन्स वगैरह इन सारी चीजों को रेगुलेट करती है, नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी करके बोलते हैं ना। तो ये बेसिकली एक प्राइस है कि कितना होम का चल रहा है, कितना चलना चाहिए, जमीन वगैरह की ये सारी चीजें रहती है ना, है कि नहीं। तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करा जाता है, ऐसा थोड़ी कि विदाउट एनी कंट्रोल चीजें चल जाएंगी। ओके। तो हाउसिंग प्राइस को देखा जाता है, बेसिकली ये चालू करा गया था 2007 में, इतना ध्यान रख लेना। और ये क्वार्टरली बेसिस पे निकलता रहता है, और इनका एक बेस ईयर बनाया गया था बाद में 2012 से 13 के बीच में, कि उस टाइम पे कितना प्राइस चल रहा है हाउसिंग वगैरह से रिलेटेड। ये 50 सिटीज को कवर करता है, यानी कि ये जो हाउसिंग प्राइस है 50 सिटीज को कवर करता है, 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिला के। 18 स्टेट में से 50 सिटीज को क्या देखा जाता है, मतलब एक तरीके से ऑब्जर्व करा जाता है कि कितना प्राइस, कितना कहाँ पे क्या चल रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर एक बेस प्राइस रखा जाता है, फिर एक ब्रोकर का प्राइस रखा जाता है कि हाँ भाई तुम इतने परसेंट से ज्यादा नहीं ले सकते हो किसी एक हाउसिंग को दिलाने में, या ये सारी चीजें करने में। ठीक है। तो ये हल्का सा ध्यान रख लेना। सर्विसेज प्राइस इंडेक्स, सर्विसेज आपको सीधा नाम से ही सजेस्ट हो गया होगा कि जो एक सर्विस सेक्टर के लिए बेसिकली जो एक प्राइस इंडेक्स लाया जाता है। ये जो इंडेक्स है रिकमेंड करा गया था, चेयरमैनशिप थी, एक वर्किंग ग्रुप था उस समय, कौन काम कर रहे थे, अभिजीत सैन करके, जो कि प्लानिंग कमीशन के उस टाइम पे मेंबर हुआ करते थे। उस टाइम पे इन्होंने बोला कि यार हमें एसपीआई की जरूरत है थोड़ा सा सर्विसेज वाली चीजों को कैलकुलेट करने के लिए। जस्ट लाइक सर्विसेज कैसे सर, जैसे ये रेलवेज हो गए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पोस्टल, एयर, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, पोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस सर्विसेज वगैरह हो गया। तो इन सब चीजों से रिलेटेड कि एक किसी चीज का एक बेसिक फेयर प्राइस क्या रखा जाता है, क्या नहीं है, किस तरीके के चेंजेस इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो वो सारी चीजें किसके थ्रू कैलकुलेट करी जाती हैं, सर्विसेज प्राइस इंडेक्स के द्वारा। इसके अलावा सिर्फ एक तीन चार डेफिनेशन और बच गई हैं, चैप्टर नंबर 7 फिनिश हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ इशू लग रहा है मुझे जूम में आज, मैं नहीं चाहता कि ये एकदम बीच में रुक जाए, ठीक है। हल्का सा 15-20 मिनट का चैप्टर और बचा है ये, इन्फ्लेशन फिनिश। कल हम चैप्टर 8 भी चालू करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, ये 10 से 15 मिनट की दो तीन टर्म्स और बची हैं, बट अभी मैं नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जूम में इशू लग रहा है। पहले मैं इसको रिजोल्व कर लेता हूँ आज अभी, इसमें क्या है क्या नहीं। ओके, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना अगर नहीं आई है तो। और आप साथ ही में हमारा सी सेट बैच भी देख सकते हैं। और प्लस जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स लगातार देख रहे हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा साथ में आप लोग इन सारी चीजों का रिवीजन भी करिए, बिकॉज रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आप चीजें भूलते जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है चीजों का। तो इसलिए जब भी आपको टाइम मिले, बार बार रिवाइज करिए उन सब चीजों को। क्योंकि आपको हर बार लगेगा कि हाँ ये चीजें ध्यान होगी, लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद फिर भूल जाओगे। तो इसलिए रिवाइज करते रहना है। और इस बैच की कुछ फीस नहीं है। फीस क्या है? प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच।